प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। चैनल पर 50 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने पर एक मुकम्मल ज़बरदस्त नावल अपलोड होगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें प्लीज़, क्योंकि चैनल पर अच्छा और रेगुलर लिखने के लिए आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहेगी। जाने तमन्ना तो जन्म मेरा, अनुशिहा किस नंबर 16। मम्मा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। अबरीशा ने सामने पड़े नाश्ते को देखते पास बैठी गुलनूर के कंधे पर सर रखा। अगर नाश्ता नहीं करोगी तो मैं तुम्हें पेपर देने के लिए नहीं जाने दूंगी। गुलनूर ने अपनी नाजुक सी बेटी को देखा, जिसकी हमेशा खाने पीने से जान जाती थी। गुलनूर ने ब्रेड और फ्राई अंडे की छोटी बाइट अबरीशा के मुंह के पास की तो इसने आखिरकार अपना सर गुलनूर के कंधे से उठाए मुंह खोला। मम्मा, मुझे तो एक्साइटमेंट से रात नींद ही नहीं आ रही थी कि अरीज़ा अभी कहीं नहीं जा रही और वो जरदान भाई के साथ तो बहुत अच्छी लगेगी। अब रिशा ने दोबारा गुलनूर से बाइट लेते कहा, बस बेटे दुआ करो जो हो हमारे घर के लिए अच्छा हो। गुलनूर ने परेशानी से कहा। गुड मॉर्निंग बड़ी मम्मा। हजार शाह खुशबुओं में बसा अपने वजीहा सरापा लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते मुस्कुराते हुए गुलनूर से बोला, जिनसे अब रिशा इस वक्त किसी छोटी बच्ची की तरह लाड उठवाती। हजार शाह को बहुत क्यूट लगे। गुड मॉर्निंग बेटा, आप उठ गए जल्दी। गुलनूर ने एक बाइट और अबरीशा के मुंह में डालते हिसाब को मुस्कुरा कर देखा। जी। हजार शाह ने अबरीशा पर अपनी नज़रें जमाए गुलनूर से कहा, मम्मा मैं बाकी खुद ही खा लूँगी। अबरीशा ने हजार के इसे यूँ घूर कर देखने की वजह से गुलनूर के हाथ से बाइट ली। चलो शुक्र है, नहीं तो मुझे तो यही लगता तुमने कभी बड़ी नहीं होना। गुलनूर कुर्सी से उठती बोली, जबकि अबरीशा हजार के सामने अपनी माँ की इतनी इज्जत अफजाई पर अपना सर खामोशी से प्लेट पर झुका गई। बड़ी मम्मा इतनी खामोशी क्यों है आज। हजार ने गुलनूर से जूस का गिलास पकड़ते कहा, जो वो इसके लिए डालती पकड़ा गई थी। बेटा सब अभी भी सो रहे। अबरीशा का पेपर था इसलिए मुझे इसे भेजना था। आपको कुछ चाहिए तो बता दो, मैं बना देती हूँ। रशीदा लोगों को भी थोड़ा लेट आने का ही बोला था, आमना भाभी ने। गुलनूर ने खुद के लिए भी एक गिलास जूस निकालते कुर्सी पर बैठते तफसील से बताया। हजार बेटा आप अबरीशा को यूनिवर्सिटी छोड़ दो कि आपके बड़े पापा अभी भी उठे नहीं। जी छोड़ दूंगा। हजार शाह ने जूस पीते जहाँ नॉर्मल लहजे से कहा, वहीं अबरीशा को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। मम्मा मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। अबरीशा ने मुश्किल से अपनी बाइट हलक से नीचे करते कहा। क्यों। गुलनूर ने गुस्से से अबरीशा को देखा, जो बाप भाइयों के लाड से इन्हें काफ़ी बिगड़ी ही लगती थी हमेशा। ये मुझे डांटते हैं। अबरीशा ने जूस का एक घूंट भरते हिम्मत करते हजार की तरफ देखा, जो अजीब सुर्खी माइल आंखों से उसे देख रहा था। हजार के होंठों पर पूरे इसरार से मुस्कुराहट भी अबरीशा को नजर आ रही थी। अगर हजार शाह हवेली में इसके साथ इतना कुछ कर सकता था तो अकेले में पता नहीं वो इसका क्या हाल करता। क्या मतलब, कब और क्यों डांटा। गुलनूर ने हैरानगी से हजार शाह को देखा। बड़ी मम्मा 2 दिन पहले जब यूनिवर्सिटी छोड़ने का बोला था आपने, इससे मैंने गलती से चादर लेने का बोल दिया था, जिस पर पहले इसने मेरे साथ बदतमीजी की। फिर अरहाम ने भी मुझे अच्छा खासा बेइज्जत करते बोला कि मैं आइंदा से अबरीशा को कुछ भी ना बोलूं। हजार शाह ने अबरीशा के बोलने से पहले खुद ही सारी बात को इस तरीके से जल्दी से बताया कि गुलनूर जैसी नाजुक जान अबरीशा को ही डांटती, क्योंकि वो अबरीशा की इन्हीं आदतों से तंग थी। जबकि अबरीशा बस मुंह खोले हजार शाह का मुंह देख रही थी। बेशक बात यही थी, लेकिन हजार का बताने का अंदाज इसे और इसके भाई को ही गलत जाहिर कर रहा था। अबरीशा, अगर हजार ने तुम्हें चादर लेने का बोला था तो इसमें गलत क्या था। हुदैबिया और अरीसे भी तो चादर ही लेकर बाहर जाती हैं। गुलनूर ने गुस्से से अपनी बेटी को देखते कहा, अब मैं यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी चादर लेकर जाऊं मम्मा। अबरीशा ने रोहानसी होते दुख से माँ की तरफ देखा, जब इसके घूरने पर फ़ौरन खा जाने वाली नज़रों से हजार को देखा, जो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। चलो उठो, शाबाश, लेट हो जाओगी। गुलनूर ने अबरीशा की बात को कोई अहमियत न देते बर्तन समेटते कहा, मम्मा मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी।
ने कल हवेली के पीछे भी डांटा था। अब ऋषा ने कल का वाक़या याद करते ज़िद्दी अंदाज से कहा, तो तुम्हें किसने कहा था इतनी तैयार होकर हवेली के पीछे की तरफ बिना दुपट्टे के जाओ, जबकि वहाँ से ज़्यादातर मर्द मेहमान ही जा रहे थे अपनी गाड़ियाँ पार्क करने। हज़ार शाह ने कल का वो मंजर याद किया जब अब ऋषा अपना क़यामत खेज़ हुस्न लिए इन लड़कों के सामने खड़ी थी। हज़ार शाह ने सुर्ख होती आंखों से अपने गुस्से को कंट्रोल करते करते भी सख्त लहजा अख्तियार किया। मैंने दुपट्टा लिया था। अब ऋषा ने फ़ौरन अपनी माँ को देखते अटकते कहा, वो नेट का दुपट्टा, तुम लड़कियों को दुपट्टा कहाँ से लगता। हज़ार शाह ने अब ऋषा की आंखों में गुस्से से देखा। अब ऋषा तुम वहाँ गई क्यों थी। गुलनूर ने गुस्से की इंतहा पर पहुँचकर अब ऋषा से कहा, वो मम्मा वानिया को लेने गई थी तो तुम किसी मुलाजिम को भेजते थे। गुलनूर ने गुस्से से कहा, यही बात मैंने बोली बड़ी मम्मा तो ये मुझसे बदतमीज़ी करने लगी। हज़ार शाह ने दोबारा शरारती अंदाज से ऋषा का खून खुश्क किया। मम्मा मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, राम भाई ने मना किया है। आखिर अब ऋषा ने अपनी आखिरी कोशिश की। देखो अब ऋषा, फजूल बहस से मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब ना करो। हज़ार तुमसे बड़ा है, वो तुम्हें किसी भी सही गलत पर टोकने का हक़ रखता है, तो आइंदा से अपने से बड़ों से तमीज़ से रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुलनूर ने अब ऋषा को अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। अब उठो और जाओ यूनिवर्सिटी चुपचाप। गुलनूर ने बर्तन उठाते कहा। लेकिन मम्मा, अब ऋषा, गुलनूर ने गुस्से से कहा। गुलनूर वैसे तो नाजुक सी थी, लेकिन अपनी औलाद की गलत बात वो बर्दाश्त बिल्कुल न करती। ख़ास तौर पर ऋषा तो बहुत बार इसके अताब का निशाना बन जाती अपनी लाबाली हरकतों की वजह से। इसीलिए अब भी वो अपना मुंह सुझाए चुपचाप अपना सामान लेते डाइनिंग रूम से निकल गई, जबकि हज़ार शाह भी गुलनूर को बाय बोलता इसके पीछे बढ़ा। हज़ार शाह अपनी गाड़ी में बैठा तो अब ऋषा ने पीछे वाला दरवाज़ा खोलना चाहा तो गाड़ी लॉक थी। आगे बैठो डियर कज़न, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ। हज़ार शाह ने अब ऋषा के गुस्से से सूजे मुँह को देखते कहा। अब ऋषा ने आगे बैठते अपना सारा गुस्सा गाड़ी के दरवाजे पर निकाला, जिस पर हज़ार शाह इसे बस घूर कर रह गया। लेकिन अब ऋषा ने बिल्कुल भी इसकी तरफ तवज्जो ना दी और बाहर देखने लगी। हज़ार ने चुपचाप गाड़ी गेट से बाहर निकाली। सुनो, हज़ार ने कुछ मिनट्स की खामोशी के बाद ही अपने दिल के मजबूर करने पर अब ऋषा को बुलाया, जो इस वक्त लाइट पर्पल कलर के कुर्ते शलवार में हम रंग बड़ा सा दुपट्टा सर पर ओढ़े सादगी में भी क़यामत ढा रही थी। लेकिन अब ऋषा ने ना कोई जवाब दिया, ना ही हज़ार की तरफ दिखा। बज़ाहिर मुन्नार गुस्से में बैठी थी, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। अब ऋषा, हज़ार ने गुस्से से गाड़ी सड़क के एक तरफ रोकते इसे पुकारा, मेरा पेपर है प्लीज़, मैं लेट हो जाऊंगी। अब ऋषा ने एक झटके से गाड़ी के रुकने पर हज़ार शाह की सिमत देखते इसके गुस्से से भड़कती आंखों को देखते ज़रा नरमी से कहा, अगर ऐसी हरकतें करके मेरे गुस्से को बढ़ावा दोगी तो भूल जाओ आज यूनिवर्सिटी जा सकोगी। हज़ार शाह ने अब ऋषा के क़यामत खेज़ हुस्न को बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी नज़रों में बसाया। बेशक हज़ार शाह अब ऋषा की तरफ किसी सोची समझी वजह से बढ़ रहा था, लेकिन ये भी सच था, अब ऋषा शायद सच में खूबसूरती और नाज़गी का हसीन इम्तिज़ाज थी। इसी तरह इसके चेहरे के नकूश पर ठाने लुक देते अजीब ही कशिश पैदा करते थे। अब ऋषा ने हज़ार शाह को खुद की तरफ इतनी बेखुदी में देखते डरते डरते भी से बिना अपना जुमला मुकम्मल किए पुकारा, हज़ार शाह ने अपनी गहरी ब्राउन आंखों का जाविया बदलते गाड़ी स्टार्ट की। इसका दिल तो आज सुबह सुबह ही उल्टे मशवरों से नवाज रहा था, जिसे फ़िलहाल मानना हज़ार शाह के बस में बिल्कुल नहीं था। कल रात मुझे इतने गौर से क्यों देख रही थी। हज़ार शाह ने अपने दिल की बढ़ती धड़कनों को कंट्रोल करते खुद को ऋषा से बातों में मसरूफ़ करने की कोशिश की। कब देखा, अब ऋषा ने ना समझी से अटकते हुए कहा, जबकि हज़ार इसके अटकने पर हैरान हुआ। कब कब देखती रहती हो मुझे जो यूं डर रही। हज़ार जैसा ज़हीन इंसान फ़ौरन अब ऋषा के अटकने की वजह समझते अपने मकसद की इतनी जल्दी कामयाबी पर दिल से खुश हुआ। आपकी क्या बोल रहे मैं समझ ही नहीं।
अबरीशा ने अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से अपनी सांस को कंट्रोल करते खिड़की से बाहर देखा। अबरीशा, अगर अब तुमने मुझसे रुख मोड़ा तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। हज़ार शाह ने अबरीशा को दोबारा से रुख मोड़ते देख गुस्से से इसकी कलाई खींचते इसका रुख अपनी तरफ करना चाहा। जब वो इसके सीने से टच होती इसकी दिल की धड़कनों में उधम मचा गई। दूसरी तरफ अबरीशा की धड़कनें जिंदगी में पहली बार अजीब लय से धड़क रही थी। हज़ार शाह ने जल्दी से अबरीशा को खुद से दूर किया तो इसके चेहरे पर छाई हया की लाली को देख वो इसका चेहरा अपने हाथों में थाम गया। हाय, इस खूबसूरती और मासूमियत के पुरहया नज़ारों पर हज़ार शाह कुर्बान ही ना हो जाए। हज़ार शाह ने इस हसीन नज़ारे को अपनी आंखों में बढ़ते गमगीन लहजे से अबरीशा की आंखों में देखा। वो आप चलो ना, मेरा पेपर है। अबरीशा ने फ़ौरन होश में आते नरमी से अपने चेहरे से हज़ार के हाथ पीछे करते खुद को एहसास से दूर किया, जिस पर हज़ार के खूबसूरत सुर्खी माइल होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई। हज़ार शाह ने अब अपना सारा ध्यान ड्राइविंग की तरफ किया। अब इसे अबरीशा को जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी छोड़ना था, नहीं तो सच में इसका पेपर है जाता। बताओ भी अबरीशा, क्यों देख रही थी कल रात? हज़ार शाह ने दोबारा पूछा। वो मैं ये देख रही थी कि आप कितने खुश हैं। अबरीशा ने हज़ार शाह की तरफ देखते मासूमियत से अपनी उंगलियां को मरोड़ते कहा। किस बात से खुश? हज़ार शाह ने ना समझी से अबरीशा को देखा। यही कि आपकी तीसरी शादी भी फिक्स हो रही है। अबरीशा ने अपने ग्रे खूबसूरत आंखों से हज़ार शाह को देखते दोबारा मासूमियत से कहा। जब हज़ार अबरीशा की बात सुनते ऊंचा कहका लगा गया। यार तुम कितनी क्यूट हो। हज़ार शाह ने अबरीशा की मासूमियत पर सदके जाते नरमी से इसके गालों को अपनी उंगलियों में दबाते हल्के से इसका सर इधर उधर हिलाते मुस्कुराते हुए अपना हाथ दोबारा स्टीयरिंग पर रखा, जबकि अबरीशा ने आहिस्ता से मुस्कुराते अपने इसी गाल पर नरमी से अपना हाथ फेरते कुछ अजीब महसूस करते बाहर खिड़की की तरफ तवज्जो मरकूज कर ली। सुनो, हज़ार शाह ने यूनिवर्सिटी के सामने गाड़ी रोकते कहा। जी। अबरीशा ने अपना बैग कंधे पर डालते हज़ार की तरफ देखा। तुम शायद भूल गई, मैंने बोला था पहली शादी तुमसे करूँगा, तो बेफिक्र रहो, तुमसे पहले कोई नहीं बन सकती मेरी बीवी। हज़ार शाह ने बेबाकी से कहते अबरीशा को सुख चेहरे से फ़ौरन वहाँ से भागने पर मजबूर किया। हज़ार शाह, मंजिल तो लगता काफ़ी नज़दीक है, जल्द ही पा सकते तुम। हज़ार शाह की पुरतप्श नज़रों ने अबरीशा को काफ़ी दूर तक पीछा किया। क्या तकलीफ़ है तुझे, पागल इंसान? अरहाम शाह ने दोबारा से अपने मुंह पर किसी के हाथों का लम्स महसूस करते कहा। तू साले, तू उठ भी जा अब। सैतान शाह ने इसके ऊपर से कंफर्ट उतारते बेड से टेक लगाए ही सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ा, जो पिछले 5 मिनट से अरहाम को उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अरहाम शाह, जो रात से काफ़ी गुस्से में होने की वजह से सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सोया था, इसका कोई इरादा नहीं था इतनी जल्दी उठने का। तेरे बच्चों को भी बताऊंगा साले कि किस तरह इनके बाप ने सारे ख़ानदान को आगे लगाकर शादी की थी। अरहाम शाह ने आखिरकार उठते बेड पर अपने हल्के ब्राउन बालों में हाथ फेरते बैठते सैतान शाह को थोड़ी शर्म करवानी चाहिए कि मुस्तकबिल में इसके बच्चों को बताने के लिए इसके कारनामे कुछ खास नहीं। अरे तू क्या बताएगा इन्हें, मैं खुद बताऊंगा कि इनका बाप किस तरह सारी दुनिया से लड़कर इन्हें इस दुनिया में लाया है। सैतान शाह ने शर्मिंदा होने की बजाय बेबाकी से अरहाम शाह को आंख वांक की। बोल, क्या तकलीफ़ है तुझे सुबह सुबह जो मेरी जान का अज़ाब बन रहा? अरहाम शाह ने कंफर्ट इसके ऊपर डालते इसके पेट पर मुक्कों की बरसात की। कितना बेगैरत इंसान है तू। अपनी मन गुहा के लॉक लगाने का गुस्सा तो अपने जिगरी यार पर निकाल रहा। सैतान शाह ने वही कंफर्ट इस पर डालते इसके मुक्के बरसाने का हिसाब बराबर किया, जबकि अरहाम इस बार कंफर्ट पीछे हटाता गुस्से से बेड पर बैठा। वो सारी रात हदीबिया की इस हरकत पर जलता ही सो ना पाया था। वो रात कुछ वक्त हदीबिया के साथ गुजारना चाहता था, इसीलिए इसने हदीबिया को दरवाज़ा अनलॉक रखने का मैसेज किया, पर हदीबिया अरहाम शाह की भी बाकियों के डर से दरवाज़ा लॉक करने की गुस्ताखी कर गई थी, जिसकी अरहाम शाह इसे संगीन सज़ा देने का इरादा रखता था। क्या ख्यालों में मन कुहा से मिलने पहुंच गए? सैतान शाह ने अरहाम के तने नकूश
से कुछ सोचते से फिर से छेड़ा। चल, मैं तो फिर अपनी मनकुहा को सोचता या मिलने जाता। तू अपनी बेगैरती का लेवल देख। बिना किसी रिश्ते के तू कमरे में पहुंचा होता। जिस दिन किसी को पता लग गया, बेटा जी, बड़े पापा ने तेरा थोपड़ा सजा देना, तू लिख के रख ले मुझसे। राम शाह ने ड्रेसिंग रूम से अपनी ब्लैक शलवार कमीज बेड पर रखते सद्दाम शाह की सारी करतूतों से पर्दा हटाया। बस जाने आज की रात है। और तू शरीफ है जो तेरी मनकुहा की ऐसी हरकत करने पर चुपचाप यहाँ आके सो गया। मैं होता तो अलीसे के कमरे का दरवाज़ा तोड़ के घुस जाता। सद्दाम शाह दरवाजे से बाहर निकलते निकलते हुए राम शाह को सुलगा गया। नाश्ता यही मंगवा के रख, मैं फ़्रेश होकर आया। सद्दाम शाह ने दोबारा दरवाज़ा खोलते कहा, यानी जो भी बात थी इन्हें अकेले में करनी थी, इसीलिए वह नाश्ता यहाँ मंगवाने का बोल रहा था। अरहाम भी शावर लेने की बजाय अपनी शर्ट पहनता कमरे से निकल गया ताकि नाश्ते का बोल सके। हुदैबिया किचन में शान से और दुआ भाभी के साथ काम में लगी हुई थी, जहाँ सब बड़े नाश्ता करने के बाद दोबारा से सलमान साहब के कमरे में चले गए थे, जहाँ से अभी रीसे के सद्दाम शाह से शादी की रजामंदी देते पूरी शाह हवेली में एक सुकून की लहर दौड़ गई। घर के बड़े आज और कल आने वाले मेहमानों के सवालों को लेकर परेशान थे। वहीं वो इस चीज़ को लेकर भी मुतमईन थे कि 2 साल बाद ही आखिरकार शाह हवेली के मकीन दोबारा से एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहे थे। भाभी मीना और जरदान का नाश्ता 10 मिनट तक कमरे में भेज दें। अरहाम शाह ने लाइट पिंक कलर की खूबसूरत ड्रेस में खड़ी दिव्या को मुकम्मल इग्नोर करते दुआ से कहा, ओके अरहाम भाई, नाश्ता वही आम रूटीन वाला करेंगे या ख़ास मौके की मुनासबत से ख़ास नाश्ता करेंगे? दुआ भाभी ने खुशगवार मूड से कहा, अरे दुआ, ख़ास मौके पर ख़ास नाश्ता ही करेंगे। क्यों देवा जी, सही कहा ना? शान से भाभी ने दुआ भाभी की बात का जवाब अरहाम शाह से पहले मुस्कुराते हुए दिया। खैरियत है, आज हमारे घर की ख़वातीन बहुत हशाश बशाश हैं। अरहाम शाह ने ट्राउज़र की पॉकेट में हाथ डालते शान से और दुआ से पूछा, अरे हमारी एक और देवरानी आ रही तो खुश तो होंगे ही हम, आखिर को जेठानियों को और रौब ढालने का मौका मिलेगा। क्यों शान से भाभी? दुआ भाभी ने मुस्कुराते हुए ट्रे में चीज़ें सेट करते कहा, बिल्कुल वैसे हम इतनी सालिम जेठानियाँ नहीं। क्यों दिव्या, सही बोला ना मैंने? शान से भाभी ने चुपचाप पकी हुई चाय को दोबारा पकाते हुए दिव्या को भी घसीटा। जी जी भाभी, सही बोला। जबकि दिव्या के बेध्यानी पर दिए गए जवाब पर शान से दवा भाभी का ज़बरदस्त कहकहा किचन में गूंजा। जबकि अरहाम दिव्या के इतने कंफ्यूज होने पर अपनी मुस्कुराहट छुपाता किचन से निकल गया। वैसे दुआ, हमारा तो जो हाल हुआ वो छोड़ो, मुझे तो नाजुक देवरानियों पर अभी से तरस आता है, जिनकी हालत अभी से इतनी ख़राब है हमारे जल्लाद देवरों की वजह से। शान से भाभी ने दिव्या के गाल को अपने गाल से मिस करते इसके कांपते वजूद को अपनी बाहों में भरते इसे कुर्सी पर बिठाया और दुआ भाभी ने मुस्कुराते हुए इसके सामने जूस का गिलास रखा। ये लो दिव्या, देख कर आओ नाश्ता। शान से भाभी ने दिव्या के जूस ख़त्म करते ही एक ट्रे इसके सामने रखी। मैं नहीं जाऊंगी भाभी, दिव्या ने फ़ौरन चेयर से खड़े होते टकते कहा। इधर बैठो दिव्या, तुम ही जाओगी? चलो शाबाश, अब इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं, वो खान नहीं चाहेगा तुम्हें। वैसे भी जरदान भी वहीं है। शान से भाभी ने मुलाजमा के साथ और दिव्या को राम के कमरे में भेज बस किया और दिव्या राम शाह के कमरे में दस्तक देते इजाज़त मिलने पर मुलाजमा के साथ कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में राम शाह ब्लैक शलवार कमीज में खुशबुओं में बसा ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा अपने लाइट ब्राउन बालों को सेट कर रहा था। कमरे में जरदान को ना पाते दिव्या ने जल्दी जल्दी नाश्ता टेबल पर लगाया ताकि वो मुलाजमा के होते ही कमरे से निकल जाए। और दिव्या जैसे ही टेबल पर नाश्ता सेट करके मुड़ी तो सीधे राम शाह के सीने से टकरा गई, जो जाने कब इसके पीछे आ खड़ा हुआ। और दिव्या ने इधर उधर देखा तो मुलाजमा पता नहीं कब की कमरे से जा चुकी थी और कमरे का दरवाज़ा भी बंद था, यानी वो शेर की कछार में बुरी तरह फंस गई थी। बेगम साहिबा ऐसी हरकतें
करती क्यों है जिनके बाद आपको ऐसे कांपना पड़े। अरहम शाह ने हदीबिया की कमर पर अपने दोनों बाजू बांधते इसे अपने करीब करते गुस्से से फनकारते कहा, वो मैं सो गई थी। हदीबिया ने जानबूझ कर झूठ बोला। हदीबिया, अरहम शाह, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं और इन लोगों को तो मैं माफ़ी बिल्कुल नहीं देता जिनको मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती। अरहम शाह ने अपनी घनी ब्रेड हदीबिया के नर्म और नाजुक सुर्ख गालों पर फेरते इसकी नाजुक कमर को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते खुद के करीब और करीब किया कि हदीबिया की नाज़गी इसे अपने सीने पर महसूस होती। इसकी धड़कनों को भी हदीबिया की धड़कनों की तरह धड़का गई। सॉरी। अरहम शाह हदीबिया को ऐसे ही खुद में बिंचे अपनी और हदीबिया की धड़कनों का खूबसूरत शोर सुनने में मगन था जब हदीबिया ने हिम्मत करते कहा, ना बेगम साहिबा, ना, आज तो सज़ा मिलेगी। आपकी गलती की और वो सज़ा भी भरपूर होगी ताकि आप आइंदा ऐसी गलती करने की हिम्मत ना रखें। अरहम शाह ने हदीबिया की तरफ अपनी खुमार और गुस्से के मिले जुले तासुरात से भरी आंखों से देखते इसके मेकअप से पाक चेहरे के हर हिस्से को अपने जुनूनी लम्स से छूते इसके लरसते वजूद को वैसे ही अपनी बाहों में थामे सोफे पर बैठते इसे कमर से पकड़े अपनी थाई पर बिठाते इसके नरम गुलाबी होंठों को पूरी शिद्दत से अपने होंठों में लेते इसकी सांसें छीन ली। सीन अभी जारी है। सद्दाम शाह ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने बिल्कुल तैयार था जब इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं। सद्दाम शाह ने अपना मोबाइल वॉलेट उठाते मुड़ कर देखा तो रेहान शाह कमरे का दरवाज़ा लॉक करते सोफे की तरफ बढ़ा। सद्दाम, तुम्हें पता है अरीज़े ने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी है। रेहान शाह ने सोफे पर बैठे टांग पर टांग रखे सद्दाम शाह को एक्सरे करती आंखों से देखा। सद्दाम शाह के दोनों बड़े भाई बहुत मुस्तकिल मिजाज थे, हर बात को सोच समझ और तसल्ली से करने वाले, जबकि सद्दाम इनसे बिल्कुल उलट था। और ये भी सच था, बेशक सद्दाम शाह हमेशा अपनी मर्जी करता आया था, पर इसके दोनों भाइयों का आज भी इस पर अच्छा खासा रौब था। इसीलिए अब रेहान शाह के इसके कमरे में मौजूदगी से वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है, वरना रेहान शाह तब तक ना बोलते जब तक इन्हें ये यकीन ना हो जाता कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा। सद्दाम शाह ने बेड के किनारे बैठते इसके साइड टेबल का दराज खोल कर देखा तो इसकी मतलूबा चीज़ वहीं थी। अच्छा फैसला लिया है अरीसे ने, सद्दाम शाह ने सुकून से कहा। मुझे भी यही लगता। तो अब तुम मुझे बताओगे तुमने ये सब कैसे किया, क्योंकि अरीसे मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है, तो इसके मुस्तकबिल को लेकर मैं बिल्कुल श्योर होना चाहता। रेहान शाह ने सद्दाम शाह पर नजरें गाड़े अपने असली सुकून से कहा। भाई मैंने क्या करना था। सद्दाम शाह ने मासूमियत से इस भाई को धोखा देना चाहा जिसकी जहानत के चर्चे हर जगह मशहूर थे। जिस अस्पताल की लोकेशन असफर अहमद का मोबाइल बता रहा, वहाँ पर कोई भी ऐसी लड़की नहीं आई जिसका नाम अनिला हो या जिसने खुदकुशी की कोशिश की हो। तो फिर असफर अहमद वहाँ क्या कर रहा। रेहान शाह ने सद्दाम शाह की तरफ देखते लफ्ज़ चबा चबा कर बोले, तो भाई ये सब मुझे क्या पता, मैं कौन सा असफर अहमद का असिस्टेंट हूँ जो इसके हर जगह आने जाने की मुझे खबर होगी। सद्दाम शाह ने इस बार ज़रा गुस्से से कहा। हाँ ये भी ठीक कहा तुमने, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी तो सोचा तुमसे शेयर कर लूँ बाबा को बताने से पहले। रेहान शाह ने सोफे से उठते सद्दाम शाह के कंधे पर हाथ रखे कहा, आप बाबा को कुछ नहीं बताएंगे। सद्दाम शाह ने ज़िद्दी छोटे बच्चे की तरह रेहान शाह का हाथ पकड़ेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता मैं बाबा को नहीं बताऊंगा, मैं अभी बाबा को सब बताऊंगा। रेहान शाह ने सद्दाम शाह की जुबान ना खुलते देख गुस्से से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। असफर मेरे पास है भाई। इससे पहले कि रेहान शाह दरवाज़ा खोलता सद्दाम शाह की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। आर यू इन योर सेंसेस। रेहान शाह ने मुड़ते हुए सद्दाम शाह को भरपूर गुस्से से लताड़ा। भाई आप बाबा को मेरे और अरीसे के निकाह होने तक कुछ नहीं बताएंगे। सद्दाम शाह ने अपने कदम बेड के पास लेते कहा, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं बाबा को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं ना गलत करता ना गलत बर्दाश्त करता,
और मेरे भाई ज़ोर ज़बरदस्ती से रिश्ते सुकून के बजाय बोझ बन जाते। रेहान शाह ने इसे समझाते दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। आप बाबा को कुछ नहीं बताएंगे? सतान शाह ने ड्रा से अपनी मतलूबा चीज़ निकाल दी, चिल्ला कर कहा। जब रेहान शाह गुस्से से मुड़े और सतान शाह को अपनी कनपट्टी पर घन रखे देख इनका सारा वजूद एक पल के लिए लरस गया। भाई, आप बाबा को कुछ नहीं बताएंगे? सतान शाह ने नम लहजे से इल्तिजा की। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? रेहान शाह ने सतान शाह की तरफ बढ़ते गम से फटते दिल से कहा। बेशक वो जज्बों के इजहार में सिफर थे, लेकिन ये सच था, इन्हें अपना छोटा भाई अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज था। ब्लैकमेल नहीं कर रहा, सिर्फ चुनने को बोल रहा कि आपके असूल या आपका छोटा भाई। सतान शाह ने अपनी नम आंखों को साफ करते कहा। सतान शाह 1 सेकंड के अंदर अपनी गन मुझे तो रेहान शाह ने सतान शाह की तरफ बढ़ते कहा। भाई, अगर आप मेरी तरफ बढ़े तो मैं खुद को शूट कर लूँगा। सतान शाह ने उंगलियों का दबाव ट्रिगर पर दबाया। रेहान शाह सतान शाह की तरफ तेज़ी से बढ़ा जब कमरे में एकदम फायर की आवाज़ गूंजी। अभी जारी है। कैसी लगी आज की एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 50 सब्सक्राइबर होने पर चैनल पर ज़बरदस्त मुकम्मल नावल अपलोड किया जाएगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।